नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हमारे पास कई धमाकेदार खबरें हैं और कांग्रेस की सूची की भी नई ताजा अपडेट है। और भादरा में संजीव बेनीवाल एक के बाद एक कई राजनीतिक धमाके करते हुए जा रहे हैं। वहीं बलवान पूनिया आज नोहर में ताबड़तोड़ जनसभा करते हुए दिखाई दिए। तो ये सारी खबरें और किसके पार्टी का कार्यालय का कल उद्घाटन है, ये सारी खबरें आपको भादरा आसपास से जुड़ी हुई और राजगढ़ में क्या बढ़ा है, वो सारी खबरें आज आपको इस बुलेटिन में हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं फिर वही एक निवेदन आपसे करूंगा। ये जो 7 बजे का हमारा बुलेटिन है, इसको आप अगर हमें प्रेम प्यार स्नेह दुलार आप अपना देना चाहते हैं तो इसको आप अपनी फेसबुक वॉल से इसको शेयर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए ताकि हमें इसका फायदा मिले आपके थ्रू। और हम जो समाचार हैं तमाम आसपास के जितने भी, वो आपके पास सुगमता के साथ पहुंचाते रहें और पूरी विश्वसनीयता सटीकता के साथ इस समाचारों को हम पहुंचाते रहें। तो आप इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं शुरुआत करूंगा उन समाचारों से जो जल्दी से आपको मैं बता दूं। आसपास की जो खबरें हैं प्रमुख, आपको जानना बेहद जरूरी है, वही समाचार हम आपका बताते हैं आपको। और आसपास के जितने भी भादरा आसपास के विशेष तौर से समाचार है वो इस बुलेटिन में भी लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बनाई की सरपंच रीटा राजपुरोहित ने एसडीएम महोदया को एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में पेयजल की गहराती गंभीर समस्या को इंगित किया गया है उसमें। और पालड़ी माइनर से पीने के लिए पानी ले जाने की अनुमति मांगी गई है। टंकी जो डिग्गी है गांव की, वो भरने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किस कारण बनाई गांव में जो है पेयजल की समस्या जो है वो गंभीर हो चली है। दरअसल राजगढ़ भादरा सड़क मार्ग पर कार्य चल रहा है, सड़क का तेजी के साथ निर्माण कार्य चल रहा है। और इसी के दौरान जो पेयजल पाइपलाइन थी वो लीकेज हो चुकी है, वो डैमेज हो चुकी है और उसको दुरुस्त करने में समय लग रहा है। और ऐसे में बनाई गांव के ग्रामीण प्यासे हैं और गांव में पानी नहीं है डिग्गी में, तो डिग्गी सूनी पड़ी है। और ग्रामीणों का जो परेशानी है ग्रामीणों की, वो तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसको लेकर ज्ञापन दिया गया एसडीएम महोदय को और अनुमति मांगी गई है कि पालड़ी माइनर जो है वहां से पानी ले जाने की अनुमति है ताकि डिग्गी भर सके और बनाई के लोग जो है पेयजल के लिए अपनी सुविधा कर सके। तो इसको लेकर अभी उनको जो अनुमति है वो नहीं मिली है, लेकिन ये मांग एसडीएम महोदया से की गई है। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो संकट मोचन सेवा समिति भादरा द्वारा एक भंडारा, एक लंगर लगाया गया है बालाजी यात्रा के लिए सालासर जाने वाले तमाम पैदल यात्री भक्तों के लिए। इसमें रहने की, खाने की, नहाने की और पहनने की, सोने की और मेडिकल की तमाम व्यवस्थाएं इस भंडारे में है। और ये कल से भंडारा लगातार चला है, 5-7 दिन तक लगातार ये भंडारा चलने वाला है। इसके अलावा बात करें जिज्ञासरी बड़ी की देवगढ़ रोड पर एक भंडारा लगा है जो लगातार लगता है। जैसे संकट मोचन सेवा समिति का यह तीसरा भंडारा था, वहीं देवगढ़ में जो चूली बागड़ियान की एक संस्था है और उस संस्था का नाम है श्री राम भगत हनुमान संस्था, उसके द्वारा लगातार 9वां ये भंडारा है जो देवगढ़ रोड पर लगाया जाता है। उसका जो गुंसाई डेरे के प्रमुख है महाराज आनंद गिरी जी, उन्होंने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। और कल 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये भंडारा चलने वाला है। तो इसमें भी तमाम वो सुविधाएं, रहने की, भोजन की, खाने पीने की, नाश्ते की और नहाने की भी, और रात्रि विश्राम की भी और मेडिकल की भी सारी व्यवस्था इस भंडारे में भी उपलब्ध है। और आज भादरा में एक और भंडारे का शुभारंभ हुआ है अभी,
थोड़ी देर पहले, और वो भंडारा भी राजपुरा के पास है, और जो संकट मोचन सेवा समिति का भंडारा है वो भी राजपुरा के पास ही लगा है। तो आज जो अमरनाथ लंगर सेवा समिति का भंडारा है उसका उद्घाटन हर वर्ष की भांति भामाशाह सुशील गुप्ता ने किया है, और इसमें भी तमाम वो सुविधाएं दी जाएगी जो पैदल यात्री है बालाजी के दर्शन हेतु जाने वाले, उनको रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्थाएं, तकात यहाँ मेडिकल की सुविधा की, और रहने की, नहाने की, और एक्यूप्रेशर भी यहाँ दिया जा रहा है, ताकि कोई भगत अगर उसके पांव में सूजन आ गई हो, वो किसी प्रकार से चल पाने में असमर्थ है, तो तमाम सुविधाएं इन भंडारों में दी जा रही है। अनेकों दर्जनों भंडारे भादरा आसपास लग रहे हैं, और हरियाणा से अनेकों संगठन जो है वो चलकर सालासर जाने वाले हैं, और ये सीजन है लगातार सालासर पैदल यात्रियों के लिए, और रामलीलाओं का, और दुर्गा पूजा कमेटी का, और दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से लगातार आसपास कस्बों में कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। घर घर नवरात्रा की स्थापना हो रही है, पूजा याचना हो रही है, विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा याचना हो रही है, और बहुत से लोग नवरात्रा भी नवरात्रा बगैर कुछ खाए पिए फलों पर फलाहार लेकर जो है नवरात्रा भी कर रहे हैं। तो उन सभी का लगातार ये नवरात्रा का कार्यक्रम जो है वो जारी है। और इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो मैं जल्दी से आपको बताऊं, बजरंग सहारण युवा किसान नेता की छवि उनकी बनती जा रही है, और भिरानी डाबड़ी में लगातार लंबा धरना भी लगाने वाले, 60 दिनों तक धरना चलाने वाले अब निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर चुके हैं, और कल उनके कार्यालय का उद्घाटन है। वो निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। विश्वकर्मा चौक बादरा में जो हिसार बाईपास की तरफ जाते हैं, वहां विश्वकर्मा चौक के पास उनके कार्यालय का उद्घाटन है, जो कि फार्म टेक एजेंसी है उसके ठीक सामने है। और कल इसका शुभ मुहूर्त है 2:15 बजे। तो 21 अक्टूबर को शनिवार को भव्य उद्घाटन कार्यक्रम इस चुनावी कार्यालय का, इससे पहले आम आदमी पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, और आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने किया था। उससे पहले चुनावी कार्यालय तो खूब खुले हैं, लेकिन वो कोई भाजपा से संबंधित थे, और कोई अन्य निर्दलीय से संबंधित थे, और कांग्रेस की आदि की टिकट मांग रहे थे। उन सबको विराम लग चुका है, क्योंकि भाजपा की टिकट मिल चुकी है। हम बात करेंगे भाजपा की भी, और संजीव बेनीवाल क्या लगातार बड़े धमाके कर रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। बलवान पूनिया की भी बात करेंगे। आज नूर में ताबड़तोड़ जनसभाएं उनकी देखी गई मंगेश चौधरी के समर्थन में। तो इसके अलावा कांग्रेस की सूची की भी हम भी बात करने वाले हैं। तो खासकर बजरंग सहारण, आम आदमी पार्टी और संजीव बेनीवाल का परमानेंट कार्यालय उनका रहता ही है। इसके अलावा माकपा का कार्यालय मान सकते हैं हम, जो किसान भवन जिसको कहा गया बलवान पूनिया की तरफ से, वो माकपा का कार्यालय है। तो ये कार्यालय अब तक खुले हैं, और कोई कार्यालय विधिवत रूप से अभी तक नहीं खुले। हालांकि बैलेट पेपर में उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ चुकी है, 11 का आंकड़ा पार कर चुकी है हमने बताया, और मुकेश चोपड़ा को भी टिकट मिल चुकी है। हाँ, मुकेश चोपड़ा का भी वीडीएस प्लेस के सामने, ठीक सामने वहां कार्यालय है। तो मुकेश चोपड़ा ने भी अपना कार्यालय खोल दिया, लेकिन विधिवत रूप से इसका उद्घाटन वो शायद अभी तक नहीं कर पाए हैं। कार्तिक के डूडी भी लगभग टिकट उनकी फाइनल मानी जा रही है, लेकिन वो भी जल्द ही अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। रामनाथ शर्मा बसपा की टिकट से जो अभी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो भी संभवतः अपना जल्द ही कार्यालय खोलेंगे, ऐसी सूचना हमारे पास आ रही है। और कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन वैसे तो विधिवत रूप से हो चुका है। मोहम्मद सबीर हुसैन के घर पर, जो उनका फार्म हाउस टाइप का घर है, भूप सिंह जी एडवोकेट के मकान के पास में एक गली में, जो कि मदीना मस्जिद के पास में स्थित है, वहां कांग्रेस का कार्यालय है, और सभी नेताओं का कार्यालय वहां स्थापित किया गया है। तो जिसको टिकट मिलती है, क्या वो कार्यालय रखेंगे वो कांग्रेस का?
क्योंकि सुखदेव को अगर टिकट मिलती है तो सुखदेव तो अपना कार्यालय रखेंगे, और अगर टिकट बलवान पूनिया के लिए साइलेंट रहती है तो बलवान पूनिया का ही रहेगा और कांग्रेस के इस कार्यालय का फिर कोई मायने नहीं रह जाते हैं। और अगर दयानंद बेरवाल को मिलती है तो संभवतः ये कार्यालय रह सकता है। अन्य किसी को टिकट मिलती है या क्या होता है, हमारी नजरें बनी रहेगी, उसके ऊपर भी हम आपको स्टिक और पूरी जानकारी। अब हम बात करें अन्य खबरों की। कामरेड बलवान पूनिया क्या इतने आश्वस्त है कि वो नोहर में सभा कर रहे मंगेश चौधरी के समर्थन में? और मंगेश चौधरी के बारे में भी मैं आपको बताऊं तो इस बार अच्छा खासा जनाधार वो बना चुके अपना नोहर में। और कांग्रेस भाजपा के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा स्थायी वोट बैंक के रूप में दिखाई दे रहा है और सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में दिखाई दे रहा है तो वो मंगेश चौधरी का चेहरा है। और ऐसे में बलवान पूनिया, मंगेश चौधरी, क्योंकि मंगेश चौधरी भी यहाँ बलवान पूनिया की हेल्प करने, सहायता करने बार बार, हर बार, बहुत बार आए हैं, तो ऐसे में क्यों ना बलवान पूनिया भी मंगेश चौधरी की मदद करे। और नोहर में जो संभावनाएं दिखाई देती है, हालांकि मुख्य टक्कर कांग्रेस और भाजपा टिकट के बीच में ही वहां दिखाई देती है, लेकिन मंगेश चौधरी इस बार चुनाव लड़कर एक बड़े स्थापित नेता हो सकते हैं। अब तक उनको गंभीरता से नोहर ने नहीं लिया था, लेकिन अब उनके कदम, जिस प्रकार से उनका कारवां आगे बढ़ रहा है, मंगेश चौधरी एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो ऐसे में अब तक चाहे रामकृष्ण भाकर हो, काशीराम गोदारा हो, वो अब तक इतना बड़ा कद नहीं बना पाए हैं नोहर में। लेकिन मंगेश चौधरी लगातार संघर्ष करते रहे हैं, जैसा बलवान पूनिया ने लगातार संघर्ष किया, और उनको भादरा की जनता ने वो प्रसाद दिया, वो फल दिया जो किसी राजनीतिज्ञ को मिलता है, चरम प्रदान किया। इस चरम के बाद में क्या होता है वो तो आप भी जानते हैं, आता जाता ये उतार चढ़ाव है। कभी किसी नेता का डाउनफॉल आता है तो कभी वो वापस पुनः चरम पर भी आते हैं। और संजीव बेनीवाल इसका जीता जागता उदाहरण है वर्तमान राजनीतिज्ञों में, क्योंकि संजीव बेनीवाल 1998 में चुनाव जीते थे, उसके बाद में 10 वर्ष का लंबा गैप आया था, क्योंकि वो उनका कार्यकाल अनुभवहीनता की वजह से इतना अच्छा नहीं था और खराब कार्यकालों में माना जाता है। लेकिन उसके बाद में फिर एक बार 10 साल बाद में अवसर दिया जनता ने। 2013 में वो फिर एक बार विधायक बने और शानदार कार्यकाल था, शानदार उनके विकास कार्य थे। लेकिन यहाँ वसुंधरा के खिलाफ राजस्थान में माहौल बना था और उसकी भेंट चढ़े संजीव बेनीवाल भी, और बलवान पूनिया के 12 वर्षों का संघर्ष यहाँ एक फैक्टर के रूप में काम कर रहा था और बलवान पूनिया विधायक बने। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से जो एक चीज और देखी जा रही है वो है, नंबर 1 के लिए भादरा में संघर्ष ही नहीं हो पा रहा है। 15-20 वर्षों से नंबर 1 पर संघर्ष नहीं हो पा रहा है और भादरा की जनता 1.5-2 वर्षों पहले अपना नेता चुनती है, अपना विधायक चुनती है। हम बार बार ये बात आपको कह रहे हैं, इस बार भी इसी तरीके की राजनीति भादरा क्षेत्र में दिखाई दे रही है और लगातार रिपीट होने वाले नेता भादरा में मात्र और मात्र एकमात्र स्वर्गीय लालचंद डूडी रहे हैं, जो 80-85 में लगातार रिपीट हुए थे। 2 बार लगातार कोई नहीं जीत पाया यहां पर। लालचंद डूडी 3 बार जीते थे, ज्ञान सिंह चौधरी 3 बार जीते थे, कोई 2 बार भी नहीं जीत पाया। हाँ, हंसराज जरूर 2 बार जीते थे, हंसराज आर्य। लेकिन यहां संजीव बेनीवाल भी 2 बार जीते। इस बार हैट्रिक लगाएंगे क्या संजीव बेनीवाल? लालचंद डूडी और ज्ञान सिंह चौधरी की तरह धुरंधर राजनीतिज्ञों की जमात में वो शामिल होंगे या नहीं? 15 वर्षों तक राज किया ज्ञान सिंह चौधरी ने, 12 वर्षों तक राज किया जयदीप डूडी, स्वर्गीय लालचंद डूडी ने। और अगर इस बार हैट्रिक लगाते हैं संजीव बेनीवाल तो संजीव बेनीवाल भी ज्ञान सिंह चौधरी की बराबरी कर लेंगे।
तो क्या उनको अनुभव के चलते अगर वो जीतते हैं तो उनको मंत्री पद नसीब होगा, ये एक अलग बात है। क्योंकि राजस्थान में किसकी सरकार आती है ये तो भविष्य के गर्भ में, हम इसकी भविष्यवाणी यहाँ नहीं करने वाले, और संजीव बेनीवाल की भी भविष्यवाणी यहाँ नहीं करने वाले, लेकिन संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और संभावनाओं का जो बाजार है वो खुला है, और संभावनाओं को जो पंख नेताओं के लगे हैं संभावनाओं के, वो उसी की हम बात कर रहे हैं, और जन चर्चाओं की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं बलवान पूनिया की। क्या इतने आश्वस्त है कि भादरा की राजनीति में वो शीर्ष पायदान पर हैं, और नोहर में वो मंगेश चौधरी की सभाओं में जा रहे हैं और मंगेश चौधरी की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि माकपा के तो वो स्टार लीडर हैं ही। और हम कांग्रेस की टिकट की बात करेंगे तो एक बहुत रोचक आपको विषय बताएंगे माकपा को लेकर, अमरा राम और बलवान पूनिया को लेकर। तो बलवान पूनिया आज दिन भर नोर में रहे, और नोर में फेफाना, नोर हो फेफाना हो जसाना हो, यहां उनकी सभाएं दिखाई दी, और देर शाम को वो फेफाना में अपनी सभा करते हुए दिखाई दिए मंगेश चौधरी के समर्थन में। रामगढ़, अगर राजगढ़ की बात करें हम, जल्दी से मैं आपको बता दूं, राजगढ़ में भी कुछ बड़ा होने वाला है। संभवतः राहुल कसवा बच जाए, क्योंकि उनकी टिकट लोकसभा वाली काट कर शायद विधानसभा में देने की कवायद चल रही थी। उसमें ट्विस्ट आया है नया, उसमें कुछ नया परिवर्तन आने के लिए राजगढ़ विधानसभा में पूरी की पूरी संभावनाएं जो है वो सेंटर में बन रही है, वो केंद्र में बन रही है। वो क्या है, नंदलाल पूनिया को भाजपा में लाने की तैयारियां चल रही है, और उनके भाजपा ज्वाइन की तैयारियां चल रही है। वो कितनी पुख्ता है, सूत्र बता रहे हैं कि वो आने वाले ही चंद ही कुछ दिनों में बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो वो किसके इशारे पर करने वाले हैं? क्या नंदलाल बेनीवाल को, पूनिया को भाजपा टिकट देने जा रही है? और अगर नंदलाल पूनिया को टिकट मिलती है तो राजगढ़ में क्या होगा? क्या परिणाम बदल जाएंगे? क्योंकि अभी तक अग्रिम पंक्ति में चल रहे हैं वहां मनोज न्यांगली, उनका चुनावी अभियान अग्रिम पंक्ति में दिखाई दे रहा है। हाँ, कांग्रेस के साथ ही उनकी टक्कर है, मुख्य टक्कर कांग्रेस बनाम बसपा की है, वहां भाजपा की नहीं है। तो क्या नंदलाल पूनिया को भाजपा टिकट देती है तो यहां तिकोनी कांटे की टक्कर बन सकती है? ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि कसवा परिवार से विश्वास राजगढ़ की जनता का उठ चुका है। लगातार लंबे समय से वो नंबर 3 पर चल रही है। तो ये तब्दीली क्या राजगढ़ में हो रही है, इसके ऊपर भी हमारी नजरें बनी रहेगी। हम बराबर इसकी खबर भी आपको देंगे। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की, उसके बाद में आपको संजीव बेनीवाल जो धमाका कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। कांग्रेस की सूची में लगातार विलंब तो हो रहा ही है, लेकिन हमने परसों आपको बताया था 4 दिन में सूची आने वाली है, और कल आपको बताया था 3 दिन में सूची आने वाली है, और आज भी हम उस बात पर कायम हैं। आपको बता रहे हैं कि 2 दिन में कांग्रेस की सूची आ जाएगी, और लगभग उसमें जो नाम है वो 106 की संख्या है। हो सकता है नाम 1-2 ऊपर नीचे हो जाए, 100 से ऊपर की सूची है। और कल जो खबर हमने आपको बताई थी वो पुख्ता थी कि राहुल गांधी ने ये सूची रोक ली, और आज दौसा में प्रियंका गांधी की सभा के चलते भी ये सूची रुकी हुई है, और इस सभा आज संपन्न हो गई। आज हो सकता है ना हो, लेकिन कल इसकी सूचना हो सकती है, वरना परसों तो हर हाल में इस सूची को आधिकारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो भादरा के लिए क्या हो रहा है? क्या इस सूची में नाम आएगा? और भादरा के लिए क्या माथाफोड़ी हो रही है, क्या माथापच्ची हो रही है? और नई खबर क्या है, माकपा को लेकर नई खबर क्या है, अब उसके ऊपर हम आते हैं। अमरा राम तीसरी बार कांग्रेस को और स्पष्ट रूप से निर्देश दे चुके हैं, कह चुके हैं मीडिया के थ्रू कि हम कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करने वाले, कोई गठबंधन नहीं होगा हमारा कांग्रेस के साथ।
तीसरी बार कहा है। अमरा राम ने कल ऐसा क्यों बोला? क्या बलवान पूनिया और अमरा राम के बीच में कुछ चल रहा है? खींचा तान चल रही है, सामंजस्य का अभाव है। बलवान पूनिया भी माकपा के स्टार लीडर है। आपने देखा, अभी बताया मैंने, नौर में वो मंगेश चौधरी के समर्थन में सभा कर रही है। तारानगर में वो निर्मल प्रजापत के समर्थन में सभाएं करने जाते हैं। और संभवतः निर्मल भी बहुत बड़ा एक चेहरा बनकर उभरे हैं तारानगर में। तो ऐसे में क्या बलवान पूनिया और अमरा राम के बीच में जो खींचातान चल रही है, वही समझौते की, अलायंस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है? यही नजर आ रहा है, सूत्रों से भी यही निकल कर आ रहा है। तो क्या इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि अलायंस नहीं बनेगा? जो खबर हमने आपको डूंगरगढ़, रायसीनगर और भादरा के लिए बताई थी कि साइलेंट रहने वाली है कांग्रेस, यहां अपने उम्मीदवार नहीं घोषित करने वाली, क्या उसके ऊपर एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा? और यहां कांग्रेस टिकट दे देगी, क्योंकि कांग्रेसियों का और कांग्रेस के आला बहुत से नेताओं का भी दबाव है। गहलोत साहब को छोड़कर पायलट का भी दबाव है कि भादरा में कांग्रेस की टिकट दी जाए। और भादरा के तमाम कांग्रेसी ये चाहते हैं, मात्र और मात्र एक दो को छोड़कर, जो बलवान पूनिया में ही अपनी संभावनाएं देखते हैं। और उनको कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल को हराना है, भाजपा को हराना है। वो अपना गणित लगाए हुए हैं। लेकिन अधिकांशतः कांग्रेसी क्या एक रहेंगे, एक मंच पर रहेंगे? अभी तक तो निकल कर यही आ रहा है। कुछ एक को छोड़कर जो 30 से अधिक चेहरे थे, उनमें संगठित होकर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन वो संगठित होकर लड़ेंगे, इसके लिए चेहरा कौन सा होगा? किस चेहरे के ऊपर सहमति बनेगी और कौन से चेहरे के ऊपर बागी खड़ा नहीं होगा? जैसे भाजपा से एक एक करके बागी की संभावनाएं क्षीण होती जा रही है भादरा में, क्या कांग्रेस में भी वैसा ही होगा? कांग्रेस लेट चल रही है भाजपा से। भाजपा ने अग्रिम मोर्चा संभाल रखा है और बाजी मारी है, लेकिन कांग्रेस की टिकट क्या भादरा में आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपके, हमारे सबके मस्तिष्क पर एक गंभीर प्रश्न के रूप में अंकित है। और अमरा राम और बलवान पूनिया के बीच में जो कुछ चल रहा है, उसका फायदा कांग्रेसियों को मिलेगा और यहां टिकट दी जाएगी तो किसको दी जाएगी? ज्ञान सिंह चौधरी का खेमा भी उत्साहित है, सुखदेव सिंह शेखावत का खेमा भी उत्साहित है, दयानंद बेरवाल भी आश्वस्त है, अन्य भी अपनी टिकट पक्की मानकर चल रही हैं, उनमें बहुत नाम है। लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्साहित और सक्रिय है, जिन खेमों में हलचल है, वो खेमे यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, अभी तक तय नहीं हुआ है। और टिकट फिर मैं आपको बताऊं, 2 दिन में सूची जारी होने वाली है और उसमें लगभग भादरा का भी नाम है। पुख्ता मानकर चले आप, भादरा का भी उसमें नाम है। तो क्या भादरा में टिकट आ रही है? इसके ऊपर मोहर लग रही है? सूत्र तो यही बता रहे हैं, अलायंस की संभावना आज कमजोर दिखाई दे रही है। कल तक थी, लेकिन अमरा राम के जैसे ही बयान आने के बाद में फिर इस संभावनाओं को बल मिला है। और कहीं ना कहीं यही पेच कांग्रेस और माकपा में चल रहा है। अमरा राम नहीं मान रही है। हमारी नजरें बनी रहेगी इसके ऊपर। अब हम आते हैं उस खबर पर कि संजीव बेनीवाल कौन से लगातार धमाके पर धमाके राजनीतिक रूप से करते जा रहे हैं। आज जयदीप डूडी की सभा में क्या हुआ? जयदीप डूडी ने अपने फार्म हाउस पर, अपने घर में, माफ कीजिएगा, निवास स्थान पर एक सभा की अपने कार्यकर्ताओं की। अच्छी खासी संख्या में वो कार्यकर्ता इकट्ठे भी हुए, जो हर वर्ष लालचंद डूडी की पुण्यतिथि मनाने के लिए किसान दिवस के रूप में इकट्ठे होते हैं। आज भी हुए
और उन सब को लगभग उनकी मंशा जो थी वो किसी की भी बागी की मंशा यहां दिखाई नहीं दी। और हमने ये कल भी आपको संभावनाएं बताई थी, पहले भी बताई थी। एसपी सिंह बढ़िया के बारे में भी हमने संभावनाएं बताई थी, जयदीप डूडी के बारे में भी बताई थी। तो जयदीप डूडी के बारे में भी हमने कल भी यही बताया था कि वो भाजपा में ही रहने की उनकी प्रबल संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं को आज बल मिला, उनके ऊपर ही मोहर लगी है। तो हम ये अपने अनुभव से नहीं, अपने ठोस सूत्रों से ये खबरें आपको बताते हैं। हमारे ठोस सूत्र जो है वो हर पार्टी, हर नेताओं के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और उनकी खबरें हमें पल पल की अच्छी पुख्ता सटीक खबरें, विश्वसनीय खबरें हमें मिलती रहती है। और यही हमारा सबसे बड़ा स्रोत है खबरों का। तो इन स्रोतों से हमें जानकारी मिली और जयदीप डूडी ने उसी पर मोहर लगाई और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया अपने संबोधन में। आप हमारे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल हो या फिर फेसबुक का चैनल हो, आप दोनों ही चैनलों पर ये वीडियोस देख सकते हैं और जयदीप डूडी का पूरा बयान भी देख सकते हैं, भाषण भी देख सकते हैं। उसमें जयदीप डूडी ने क्या विशेष कहा, कुछ बातें जरूर विशेष कही, रोचक कही और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये सभा इस प्रकार से बुलाई गई थी। हालांकि वो भाजपा में आ चुके हैं और बहुत सोच समझ कर आए थे, ये भी उन्होंने कहा। और कार्यकर्ताओं की मंशा भी ये थी। हाँ, ये जरूर कहा कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलती है तो सबसे ज्यादा ठेस लगती है उम्मीदवार को, तो लगती है जो उम्मीदवार एक प्रकार से संभावित होता है उसको तो लगती है। कार्यकर्ताओं को ठेस कहीं नेता से ज्यादा लगती है और वो फिर उतावले हो जाते हैं, अपने नेता एक्साइटेड हो जाते हैं अपने नेता के मुख से कुछ घोषणा करवाने के लिए और उसकी दिशा में वो फिर प्रयास करने शुरू कर देते हैं। तो जयदीप डूडी ने अपने पत्ते खोल दिए। भाजपा की हम बात कर रहे हैं। संजीव बेनीवाल की आज नुआ गांव में बड़ी सभा हुई और उनका शानदार स्वागत सत्कार हुआ। वो आप हमारे चैनल के ऊपर उनका विशेष संबोधन भी देख सकते हैं। संजीव बेनीवाल के अंदाज बदले हुए हैं। संजीव बेनीवाल जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि पहले उन्होंने टेस्ट मैच खेला, फिर वनडे खेला, अब वो 2020 खेलने के मूड में है। तो 2020 के आधार पर ही उनके आजकल संबोधन आ रहे हैं और यही कारण है कि संजीव बेनीवाल के संबोधन उनके समर्थक ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं। वो वेरिएशन डाल रहे हैं अपने संबोधनों में, आधुनिकता डाल रहे हैं अपने संबोधनों में और वो क्षेत्र की तमाम समस्याओं का मिश्रण कर रहे हैं अपने संबोधन में। कोई भी एक मुद्दा नहीं छोड़ रहे। कितने कितने गहरे, कितने अनुभवी नेता है संजीव बेनीवाल। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका एक आप पूरा संबोधन सुने, उस संबोधन में आपको तमाम समस्याओं के बारे में वो बोलेंगे और एकदम सिस्टम के साथ वो बोलते हुए दिखाई देंगे। कहीं कोई भावुकता नहीं, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, आवेश नहीं। बड़ा ही सिस्टम, सुंदर व्यवस्थित तरीके से वो भाषण देते हैं। हाँ, आज के दौर में उनके भाषण को कुछ उबाऊ, लंबा और सुस्त सा भाषण जरूर मान सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने वेरिएशन उसमें डाला है और नए एक प्रकार से समय के साथ अपने आप को डालने का प्रयास किया है। तो कौन से धमाके कर रहे हैं, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, संजीव बेनीवाल बड़े बड़े कौन से धमाके कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं गांव में बड़ी संख्या में माकपाई छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हमारे पास ऐसी ही बड़ी सूचनाएं हैं और कल के लिए भी बहुत बड़ी सूचनाएं हैं। बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं और आने वाले रविवार को भी बहुत बड़ा धमाका एक भादरा कस्बे में भी होने वाला है। तो ये क्या धमाके हैं। माकपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं लोग। आखिर बलवान पूनिया अपने खेमे में अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, अपने खेमे को छोड़कर ये जाने वाले लोगों के ऊपर? क्या वो संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं? क्या वो बहुत ज्यादा परेशानी में आने वाले हैं? क्या उनको ये नहीं करना चाहिए कि भाजपाइयों को अपने खेमे में शामिल करे? ऐसी रणनीति उनको बनानी होगी, वरना वो बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं।
अभी शुरुआत है, टिकट भाजपा की मिली है जैसी संभावनाएं हमने पहले व्यक्त की थी। आपको याद होगा बहुत दिन पहले भी हमने इस प्रकार की समीक्षाएं की थी। उसके ऊपर डिपेंड होगा चुनाव और आने वाली प्रमुख टक्कर किसके बीच में होगी और टक्कर क्या होगी, वो सब कुछ तय होगा आने वाले समय में। अब जो वर्तमान में समय चल रहा है, जिन नेताओं के खेमों में जो उत्साह, मायूसी, जो जोश, जो भीड़, जो रैलियों में उत्साह है, वो जो दिखाई दे रहा है, उस पर डिपेंड है आगे की टक्कर और मुख्य बैलेट पेपर की जो टक्कर होने वाली है, चुनाव होने वाला है उसकी। तो क्या कल धमाका होगा और माकपा छोड़कर लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों जा रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊं तो 82,204 वोट आए थे बलवान पूनिया को, रिकॉर्ड वोट थे। वो चरम था बलवान पूनिया का, उनकी राजनीति का। क्या वो उस चरम को दोबारा छूकर दोबारा क्रॉस कर सकते हैं, उससे कहीं आगे जा सकते हैं? आप सोचकर देखें, क्या जा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, राजनीति है, यहां कुछ भी हो सकता है। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। बलवान पूनिया ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, संभवतः वो रिकॉर्ड भी टूटेंगे। बलवान पूनिया ना तोड़ेंगे तो कोई और तोड़ेगा। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। सचिन तेंदुलकर ने जो शतकों का शतक रिकॉर्ड बनाया था, किसने सोचा था कि ये कोई टूट सकता है या कोई इसके समकक्ष भी पहुंच सकता है? क्या कभी सोचा था? सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे शेन वार्ने को सपने आते थे सचिन तेंदुलकर के कि वो सपने में भी उनकी गेंद पर छक्का लगा रहे हैं। तो विराट कोहली आए ना, उनके नजदीक पहुंच चुके हैं ना, और वो तोड़ने वाले हैं ना आने वाले दिनों में, ऐसा सचिन तेंदुलकर भी बोल चुके हैं। तो बलवान पूनिया ने जो 82,204 का रिकॉर्ड बनाया है, वो भी टूटने के लिए। क्या बलवान पूनिया उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? आपको क्या लगता है? ये बात हम आप पर छोड़ते हैं। इसका फैसला करने वाले हम कोई नहीं है, जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी, और फैसला करना भी जनता को ही है। ये लोकतंत्र है और यही खूबसूरती है कि हम अपनी